से आज मैं दुनिया में हूँ। और इसके बाद मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस लायक बनाया कि आपके सामने मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आप और हम एक दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं, काम आ सकते हैं। इसके बाद पैनल पर ज्वाइन सभी लोगों को और अपनी इंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही मैं इस सिस्टम के जन्मदाता यानी टियांस ऑर्गेनाइजेशन के जन्मदाता मिस्टर ली जिनयान को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा अनोखा सिस्टम दिया है जिसको फॉलो करके व्यक्ति अपना 360 यूटर्न कर सकता है। मतलब ऑल ओवर लाइफ को वो यूटर्न कर सकता है। ऑल ओवर लाइफ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ हेल्थ वेल्थ तो सब कुछ मिलता है, ओवरऑल सब कुछ मिल सकता है। केवल एक काम को करके सब कुछ मिल सकता है। आपको हेल्थ भी मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी, करियर, ड्रीम सब कुछ मिल सकता है। तो बहुत ही अनोखा सिस्टम है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ईपीपी का है, यानी इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और देखिए, जैसे जो दवा होती है, दवा हम यूज नहीं कर सकते हैं। दवा कैसे यूज कर सकते हैं? जब हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे, हम बीमार होंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, वो प्रेस्क्राइब करेंगे तभी यूज कर सकते हैं। वरना अगर हमने गलत तरीके से दो चार डोज भी उसकी एंटीबायोटिक के ले लिए तो किडनी और लीवर जाने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इसके साथ में जैसे अनकंट्रोल मात्रा में या बिना पूछे जाचे लोग पैरासीटामोल फीवर आने भी लेते रहते हैं, वो भी बहुत तेजी से लीवर और किडनी को डैमेज करता है। पेन किलर, फीवर की दवा, एंटीबायोटिक ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। इवन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी साइड इफेक्ट होते हैं, ये श्योर 100% प्रूवन है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी दवा का साइड इफेक्ट होता है, ये प्रूवन है। लेकिन दोस्तों, हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं वो सारे जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारा सप्लीमेंट है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है। तो बहुत सारी चीजें तो लोगों के अंदर गलत बैठी हुई हैं, गलत कुछ मिथ्या चीजें हैं, या मिथ कह सकते हैं कि लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके हैबिचुअल हो जाएंगे। दोस्तों, ये हैबिचुअल होने जैसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में ये हमारी जरूरत है और आज अनिवार्य आवश्यकता है सप्लीमेंट। और शरीर एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है, अगर इसको जो चाहिए वो दिया जाए तो कभी बीमार नहीं होगा। जो चाहिए, क्योंकि शरीर अपने आप को खुद ठीक करता है, ये अपने आप को रिपेयर करता है, हील कर लेता है। तो दोस्तों, तो एक तो ये हमें जानने का हो सकता है कि इससे कुछ चीजें तो क्लियर हुई कि हमें क्यों हो सकता है सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी जो चीजें हमें खाने से नहीं मिल पा रही हैं वो चीजें हमें बाहर से लेनी पड़ेगी, पूरक के रूप में लेनी पड़ेगी। और जब ये चीजें सारी हमें मिल जा रही थी आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले, जो चीजें हमें मिल रही थी या जो हम भोजन खा रहे थे, जो हवा भोजन पानी ले रहे थे, उससे हमें वो सारी चीजें मिल जाती थी। इसलिए हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं थी। और न्यूट्रिशन गैप हमारी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। न्यूट्रिशन गैप की वजह से हमें बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, और वो एक आम आदमी को पता नहीं होती है कि बीमारी क्यों हो रही है, फिर वो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? इसके बाद वो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर सर्च करते हैं। तो दोस्तों, आप एक तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम बीमार क्यों होते हैं, क्यों बार बार बीमार पड़ते हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, एक तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी क्यों वीक हो रही है? क्योंकि हमें
न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब देखिए, बीमारी का, जो बीमार हम हो रहे हैं उसके पीछे रीजन तो है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, और इम्यूनिटी इम्यूनिटी क्यों वीक हुई, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन सही नहीं मिला। न्यूट्रिशन सही ना मिलने से क्या हो रहा है, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, और फ्री रेडिकल्स जो बढ़ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो जितनी डिजीटेड बीमारियां हैं वो हमारे अंदर पैदा कर रहे हैं। दूसरा, हमारे अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी वीक कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है, जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में हर क्षण, प्रत्येक क्षण बनते हैं, हर क्षण जो वो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। और ये हर समय बनता है, इसे बनने से कोई दुनिया का डॉक्टर नहीं रोक सकता, ये बनेगा जरूर। ना कोई इसके लिए दवा बनी है, ना कुछ, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई वैक्सीन। ये केवल अगर रुक सकता है तो रुक सकता है केवल, यानी हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, रुक तो सकता ही नहीं, केवल न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। वो कैसे न्यूट्रल होंगे, जितना ज्यादा ज्यादा मात्रा में हम एंटीऑक्सीडेंट लेंगे। अब देखिए, ये चीज लोगों को बताकर हम उनके दिमाग का एक जो मिथ भरा हुआ है वो हटा सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट की हमें जरूरत नहीं है। और एंटीऑक्सीडेंट कभी बॉडी में ज्यादा नहीं होते हैं, कभी ज्यादा नहीं होते हैं। जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो उतना ही एंटीऑक्सीडेंट लेती हैं जितनी उनकी आवश्यकता होती है, और जो बैड सेल्स होती है वो बिना सोचे समझे अनकंट्रोल्ड तरीके से एंटीऑक्सीडेंट को लेना शुरू कर देती है। और जब वो अनकंट्रोल्ड तरीके से लेती हैं तो वो जो बैड सेल्स होती है, इन्फेक्टेड सेल्स होती है, वो खत्म हो जाती है। यानी अगर हम ज्यादा ज्यादा, जितना ज्यादा ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेंगे तो हम कैंसर जैसी बीमारी से बचे रहेंगे। क्योंकि कैंसर जैसी जो बीमारी होती है वो केवल उस सेल्स के अनकंट्रोल्ड डिवीजन से होती है। और सेल्स जो, जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो जो कैंसर की सेल्स होती है वो ये समझ नहीं पाती है कि हमें कितनी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, तो ज्यादा ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट को खाना शुरू कर देती है। और जब वो एंटीऑक्सीडेंट को लेती है तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई बंद कर देता है, और इस तरह से कैंसर की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीमारियों से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता है, लेना पड़ेगा, ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट हमें लेना पड़ेगा, और अच्छी क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ेंगे। हम जिन चीजों में समझते हैं कि फलों में, और रियल में फलों में एंटीऑक्सीडेंट मिलते थे, फलों में मिलते थे, हरी सब्जियों में मिलते थे, लेकिन आज जो हमारा फल सब्जी अन्न जो उत्पादित हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड, उसमें यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जम के डाला गया है, इसलिए उससे जो एंटीऑक्सीडेंट मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में जो यूरिया केमिकल उस खाने के माध्यम से जाती है वो हमारा लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहला कारण तो समझ आया कि बीमारी का ये कारण है कि हमें, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स यानी एंटी वो ऑक्सीडेशन बनेगा, और अगर बचना है तो हमें इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसलिए अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहे कहाँ से लें। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से एंटीऑक्सीडेंट हम टियान से लेते हैं, तो टियान से लेने से फायदा क्या होगा कि हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा, हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। दूसरी बात, हमारे पास ऑथेंटिक और विश्वसनीय एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जिससे हमारा टिपोली है, वो टिपोली, ओपीसी, कोएंजाइम, ओमेगा, स्पाइरुलिना, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। लेकिन सबसे पहले इन दो में से, इन सभी में से ओपीसी और टिपोली लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करते हैं, और शरीर में झाड़ू लगाने का भी काम करते हैं। मतलब शरीर से गंदगी भी निकालते हैं और फ्री रेडिकल्स को भी उदासीन करते हैं। ये लेना चाहिए। और इसके बाद हम जिक्र करेंगे कि टिपोली में और क्या क्या पाया जाता है, टिपोली हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। तो ये तो हमने जान लिया कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देने पड़ेंगे, यानी हमें शरीर को फ्री रेडिकल से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा।
दूसरा दूसरा समस्या क्या है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजन है माल न्यूट्रिशन। यानी जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए या जो आज से 100 साल पहले मिलता था वो नहीं मिल रहा, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। इसके बाद रेडिएशन। तो आप समझ गए होंगे कि इन चीजों से बचने का सोल्यूशन एक ही है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने का तरीका क्या है? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना है। इसके बाद न्यूट्रिशन का जो गैप बन रहा है, सालों से हमने अपूर्ण भोजन लिया है, वो जो न्यूट्रिशन का गैप बना है उसको हमें फुलफिल करना है, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। देखिए, जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं, सिस्टम क्या करता है, किसी चीज को पूरी तरह से ठीक करने का काम करता है। तो जो एंटी ये हमारा जो फूड सप्लीमेंट होता है, ये हमारे सिस्टम को ठीक करता है, क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम ठीक होगा। इस इसलिए हमें प्रोडक्ट लेने की आवश्यकता 100% होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन गैप बहुत जबरदस्त है। वो न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, और जितना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा। अब दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि टिपोली क्या प्रोडक्ट है और कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या इसके अंदर, और टिपोली का कैसे फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, टिपोली जो है, जो अपने यहाँ टिपोली आता है, जैसे मार्केट में जो ग्रीन टी मिलता है, वो ग्रीन टी फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है। जो लीव जाती हैं वो फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई तैयार की जाती है। और जो अपने पास ग्रीन टी स्टैक्ट आता है, वैसे तो ग्रीन टी की कीमत जो है ना, ओरिजिनल ग्रीन टी लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए किलो मिलती है। इसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रीन टी आ रहा है, वो ग्रीन टी स्टैक्ट है, ग्रीन टी का स्टैक्ट है। उसको बनाया कैसे गया है? ये फर्मेंटेड करके नहीं बनाया गया, फर्मेंटेशन की विधि से नहीं बनाया गया, ये स्टीमिंग के माध्यम से, यानी स्टीम के द्वारा तैयार किया गया। जो ग्रीन लीव्स होती है, फ्रेश ग्रीन लीव्स, उनको स्टीम के द्वारा उनका स्टैक निकाला जाता है, स्टीम के द्वारा। अब जब स्टीम के द्वारा निकालते हैं तो ये क्या करता है, ये जो प्रोसेस ऐसा होता है, ये प्रोसेस जो होता है, ये जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उस ग्रीन टी के, ग्रीन लीव्स के जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, इसको ध्यान से लिखते जाइए। जो मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम पॉलीफिनॉल्स कहते हैं, ये सारे सुरक्षित बच जाते हैं। इसीलिए जो अपना ग्रीन टी स्टैक है यानी टीपोली है, उसमें 30 पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं, 30 पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। ये पॉलीफिनॉल्स ही हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पॉलीफिनॉल्स। क्योंकि पॉलीफिनॉल्स क्या क्या करते हैं, ये एक तो बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग, जलन, ये खत्म करते हैं, ये खत्म करते हैं। इसके साथ में कार्टिलेज जो होती है ना, कार्टिलेज, कार्टिलेज हर जोड़, जितने भी हमारे हड्डियों के जोड़ होते हैं, सब में कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज को भी सुरक्षित करता है। जो ग्रीन टी का स्टैक यानी जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो हमारे कार्टिलेज को सुरक्षित करते हैं। और जो जॉइंट्स में जी डीजनरेशन होता है, डीजनरेशन, डीजनरेशन होता क्यों है? जित कहीं भी किसी भी अंग में डीजनरेशन होगा, उसके पीछे कारण होता है फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स की वजह से डीजनरेशन होता है। तो टी क्या करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए जो कार्टिलेज का डीजनरेशन होता है वो कम कर देता है। कैटरेक्ट जैसे जो हमारा मेकुला होता है, उसका डीजनरेशन होता है, उसको रोक देता है। तो जब मेकुला का डीजनरेशन नहीं होगा तो मोतियाबिंद नहीं होगा। हड्डियों का कार्टिलेज अगर डीजनरेट का, हड्डियों में डीजनरेशन नहीं होगा ज्वाइंट में, तो हमें ज्वाइंट की दिक्कत नहीं होगी। तो ये कार्टिलेज को भी सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और ज्वाइंट का जो डिजनरेशन होता है उसको कम करता है। और ये क्या करता है, ये जो ग्रीन टी का जो एक्सट्रैक्ट होता है, यानी जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ये ह्यूमन पेपिलोमा एक वायरस होता है, एचपीवी, एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसको, इसके अगेंस्ट ये फाइट करने का काम करता है। और एचपीवी जो होता है, ये महिलाओं में क्या करता है, कैंसर पैदा करने की, कैंसर पैदा करना, करने का काम करता है। एचपीवी जो एक वायरस होता है,
ये महिलाओं में कैंसर पैदा करने का काम करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। और जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं, एबनॉर्मल सेल्स बॉडी में होते हैं। एबनॉर्मल का मतलब, नॉर्मल एक सेल्स होती है, दूसरी एबनॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब जो अच्छी होती है, और एबनॉर्मल जो बैड सेल्स होती हैं। तो बैड सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन भी रोकती है। यानी जो हमारा पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ग्रीन टी स्टैक का जो 30 पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो एचपीवी वायरस के, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ लड़ने का भी काम करते हैं, बैड सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं, कार्टिलेज को सुरक्षित करते हैं, और जो कैटरेक्ट होता है उससे भी हमें बचाता है। ये इतने काम करता है। और जो ये आपका पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जैसे जैसे इसमें कैटिचन होता है, अपने जो पॉलीफिनॉल होता है इसमें कैटेचिन भी होता है। कैटेचिन लाखों बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, फीवर को खत्म करता है, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, ये काम करता है। इसके बाद ये क्या करता है, ग्रीन टी में जो होता है 2 से 4% जो कैफीन होती है, ये क्या करती है, अ, जो थिंकिंग पावर होता है, थिंकिंग पावर को भी बढ़ाता है, थिंकिंग पावर और अलर्टनेस बढ़ाता है। ग्रीन टी में कैफीन की मात्रा कम होती है, जितनी होनी चाहिए वही होती है। जैसे 2 से 4% लगभग कैफीन होता है, जो हमारी को थिंकिंग को बढ़ाती है, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, और अलर्टनेस बढ़ाती है। इसके बाद यूरिन आउटपुट बढ़ाता है। यूरिन आउट यूरिन आउट जैसे लोगों के अंदर यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, तो शरीर में स्वेलिंग बढ़ने लगती है। और उसका रीजन होता है कि किडनी का सही से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रही। तो जो ग्रीन टी होता है वो किडनी के फंक्शन को भी अच्छा करता है, यूरिन का आउटपुट बढ़ाता है, और ब्रेन का फंक्शन भी बढ़ाता है, किडनी का भी फंक्शन बढ़ाता है, ब्रेन का फंक्शन बढ़ाता है। और क्या करता है, जो पार्किंसन डिजीज होती है, पार्किंसन, पार्किंसन, अल्जाइमर, मेमोरी डिक्लाइन। अल्जाइमर क्या होता है, मेमोरी डिक्लाइन होता है। पार्किंसन क्या होता है, इसमें हाथ पैर कांपने लगते हैं, इस समस्या को भी ये कम करता है। पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर, और मेमोरी डिक्लाइन जो होता है उसको कम करता है। दूसरा, ये और क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो कोलेजन प्रोटीन होता है ना, कोलेजन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन को टूटने से बचाता है। कोलेजन प्रोटीन जब हमारे शरीर में सुरक्षित रखता है, यही कोलेजन प्रोटीन हमें युवा रखने का काम करता है। कोलेजन प्रोटीन जो होता है ये हमें युवा रखने का काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रीन टी होता है वो आपको एज कम करने का काम करता है, यानी आपको युवा बनाए रखने का काम, आपकी स्किन को युवा बना के रखने का काम करता है। ठीक। इसके बाद जो कैफीन होता है, कैफीन एक और काम करता है। ये क्या करता है, ये नर्वस जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। इसके बाद ये क्या करता है, एक तो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। दूसरा, हार्ट और हार्ट एंड मसल्स, हार्ट और मसल्स को भी स्टिमुलेट करता है। ये अच्छा करता है हार्ट को, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर्स। यानी जो कुछ केमिकल होते हैं जो हमारे ब्रेन में न्यूरो की तरह काम करते हैं, उसको भी ये इंक्रीज करता है। इसके बाद जो ग्रीन टी स्टैक होता है, ग्रीन टी स्टैक जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें एक तो नेचुरल आपको एक्स्ट्राजेंथिन पाया जाता है। नेचुरल एक्स्ट्राजेंथिन जो होता है, इसे कैरेटनाइड का राजा कहा जाता है। जो एक्स्ट्राजेंथिन होता है कैरेटनाइड का राजा होता है। कैरेटनाइड क्या काम करता है, कैरेटनाइड एक तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, दूसरा ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए टिपोरी होता है,
ये आपकी आई साइट को भी अच्छा करता है, आंखों की रोशनी को भी अच्छा करता है। और दूसरा एक्स्ट्राजेंथिन क्या करता है, स्किन को हील करता है, स्किन को भी हील करता है। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जॉइंट पेन के लिए अच्छा होता है, और कैंसर से बचाने के लिए भी अच्छा काम करता है, यानी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और जितनी नीट न्यूरो डिजेनेरेटेड बीमारियां होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। न्यूरो डिजेनेरेटेड यानी वो हमारा जो नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है, उसके लिए एक्स्ट्राजेंथिन बहुत अच्छा काम करता है, न्यूरो डिजेनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ ही ये जो फ्री रेडिकल होता है वो तो आपको समझ ही में आ गया होगा, ये फ्री रेडिकल्स को बहुत तेजी से खत्म करने का काम करता है, इसीलिए इसे फ्री रेडिकल स्कैवेंजर कहा जाता है। फ्री रेडिकल स्कैवेंजर कहा जाता है। फ्री रेडिकल्स को बहुत तेजी से खाने का काम करता है। और हार्ट डिजीज के बारे में हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें जैसे जो कैफीन की मात्रा होती है, प्लस क्योंकि जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है उसको कम कर देते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, और क्लॉटिंग को भी रोकता है। टिपोली होता है ब्लड में होने वाली क्लॉटिंग को रोकता है। और ब्लड को चूंकि जब यूरिन आउटपुट बढ़ाता है तो हमारी हमारे शरीर में जो अगर पानी की मात्रा बढ़ेगी तो हार्ट पे दबाव पड़ेगा, तो जब यूरिन आउटपुट बढ़ाता है तो हार्ट का दबाव भी कम हो जाता है, ये काम करता है। अब इसके बाद देखिएगा, जो इसमें एक चीज और होती है, अल्फा लिपोइक एसिड। तो इसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखो ग्रीन टी में आपका पॉलीफिनॉल्स, 30 पॉलीफिनॉल्स, कैटेचिन, और इसके बाद आपका एक्स्ट्राजेंथिन, नेचुरल एक्स्ट्राजेंथिन होता है जिसे कैरेटनाइट का राजा कहते हैं। इसके बाद आपका अल्फा लिपोइक एसिड होता है। अल्फा लिपोइक एसिड इस सब दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये दूसरे एंटीऑक्सीडेंट को भी बनाने का काम करता है, शरीर में प्रोड्यूस कर लेता है दूसरे एंटीऑक्सीडेंट। जैसे विटामिन ए, विटामिन ई होता है ना, विटामिन ई, ग्लूटाथियान, ये अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन ई और ग्लूटाथियान का ये निर्माण भी कर लेता है अल्फा लिपोइक एसिड। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि बाकी सारे एंटीऑक्सीडेंट कोशिका के बाहर कोशिका की रक्षा करते हैं, यानी अगर कोई फ्री रेडिकल्स अंदर चला गया कोशिका के, तो वो अंदर अंदर कोशिका को क्षति पहुंचाता रहता है। तो अल्फा लिपोइक एसिड क्या करता है, कोशिका के अंदर जाके उस फ्री रेडिकल्स को उदासीन करता है। इसलिए टिपोली बहुत महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए टिपोली लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये, और दूसरा विटामिन ई से 200 टाइम मोर पावरफुल होता है। जो विटामिन ई होता है उससे 200 मोर पावरफुल होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, 200 गुना अधिक ताकतवर होता है। तो आप समझिए विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। और विटामिन ई, जैसे किसी को लीवर की प्रॉब्लम होती है तो विटामिन ई दिया जाता है, क्योंकि वो लीवर को डिटॉक्स करता है। तो इसका मतलब अगर हम टिपोली, अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो विटामिन ई से ज्यादा अच्छा काम क्या करेगा, विटामिन ई की जगह क्या अच्छा काम करेगा लीवर के लिए। आवाज आ रही मेरी? बताइए कौन बताएगा विटामिन ई से अच्छा क्या काम करेगा लीवर के लिए। लो सब लोग सो गए। सर टिपोली काम करेगा। जी बहुत बढ़िया सर। टिपोली काम करेगा, क्यों? विटामिन ई लीवर के लिए अच्छा होता है, लेकिन टिपोली होता है विटामिन ई से 200 गुना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। और साथ में इसका जो अल्फा लिपोइक एसिड होता है, अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है वो कोशिका के अंदर भी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, कोशिका के अंदर भी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए टिपोली जो है ना, टिपोली कैंसर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ज्वाइंट के लिए भी अच्छा काम करता है, क्योंकि कार्टिलेज का डिजेनरेशन रोकता है। आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, बॉडी में कहीं स्वेलिंग होती है उसको खत्म कर देता है, इसके लिए काम करता है टिपोली। इसलिए साल में टिपोली कम से कम
3 महीने जरूर लेना चाहिए टिपोली। साल में 3 महीने टिपोली का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर इतना कर रहे हैं तो आपको जल्दी कोई समस्या होने वाली नहीं है। इसलिए आप समझिए। और आप एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर हमें बिजनेस को बहुत तेजी से बूम कराना है तो मरीज ना ढूंढकर केवल लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि वो लगातार सप्लीमेंट इस्तेमाल क्यों करें, साल में 3 बार टिपोली इस्तेमाल क्यों करें, साल में 3 बार या फोएस क्यों खाएं, साल में कम से कम 4 महीने ओमेगा लाइफ क्यों खाएं। ऐसे लोग यानी लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अगर ये अवेयरनेस ले आएंगे ना तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता रहेगा। ना एक्टिव लाइफ चलाने की जरूरत पड़ेगी, ना जांच की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। बाकी एक्टिव लाइफ का हम जरूर इस्तेमाल जांच करने के लिए करते हैं, जबकि एक्टिव लाइफ का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए। एक्टिव लाइफ अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको जांच के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, इसको पर्सनल रेगुलर यूज करने के लिए यूज करना है। तो अब पिपोली के बारे में अगर आपने जितना हमने बताया, अगर आपने इतना अपने पास राइट डाउन किया होगा तो कभी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें टिपोली या किस समस्या में हमें कौन सा प्रोडक्ट देना है। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि सप्लीमेंट को हम सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज करें। जो टीसीएम कहता है तो हम बिजनेस भी बड़ा कर लेंगे, और इसी से बिजनेस बड़ा होगा जब हम टीसीएम को फॉलो करेंगे। यानी हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ला पाएंगे कि सप्लीमेंट की आवश्यकता क्यों है, क्यों यूज करना चाहिए, तो हम बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। इसके बाद हम दूसरा प्रोडक्ट लेंगे। अच्छा, सभी लोगों को आवाज हमारी सुनाई दे रही? यस यस सर। सभी लोगों को दे रही? यस। यस चलिए, सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, अभी कम से कम 5 पॉइंट बताइएगा कि टिपोली कहाँ कहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। जल्दी से बता देंगे, 5 मिनट में सब लोग बता देंगे, क्योंकि 9 लोग हैं। आधे आधे मिनट में सब लोग बता देंगे। सर हार्ट में, लीवर में, और क्या नाम है, आंखों की रोशनी के लिए भी काम करता है, ब्रेन के लिए भी काम करता है, और जो जॉइंट्स में दिक्कत आती है उसके लिए भी काम करता है। बहुत बढ़िया डायबिटिक विष्णु में सर। डायबिटिक में बहुत अच्छा काम करता है सर। टाइप टू जी डायबिटिक में बहुत अच्छा काम करता है। अब पूरी जी। बॉडी को डिटॉक्स करता है, और बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है, तो पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देता है। जब बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे तो लगभग हार्ट, किडनी, लीवर सब सुरक्षित रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर वेट को कम करने में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। और जैसा कि किसी को जैसे कोई भी किसी प्रकार की एलर्जी हो, उसको भी खत्म करेगा, इन्फेक्शन को भी खत्म करेगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि पॉलीफिनाल जो होते हैं ना, वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्फेक्शन को भी खत्म करते हैं। जैसे हमने एक बहुत महत्वपूर्ण वायरस बताया था, किस वायरस के खिलाफ लड़ता है? एक बहुत महत्वपूर्ण वायरस हमने बताया था जो बेसिकली महिलाओं में कैंसर जनरेट करता है। बताइए, किसी को याद है? एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये इसके खिलाफ लड़ता है, यानी कैंसर से रोकता है। चलिए, इसके बाद हम एक एक और प्रोडक्ट लेंगे। अभी टाइम कितना हुआ है? 45, 15 मिनट का समय है। तो एक प्रोडक्ट हम और लेंगे, जिंक। जिंक जो होता है, जिंक एक ट्रेस एलिमेंट है। मतलब थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन रोज चाहिए, रोज चाहिए ये। जबकि आरडीए कहता है, जो रिकमेंडेड डोज है वो है 0.6 मिलीग्राम रोज। 0.6 मिलीग्राम रोज जिंक लेना है। और अगर रोज नहीं लेंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा जिंक होता है रेटिना में। जब जिंक नहीं लेंगे तो रेटिना हमारी कमजोर होना शुरू हो जाए। रेटिना मतलब आंखों की समस्या पैदा हो जाए। जैसे कभी कभी आंखों में आंसू जल्दी आने लगते हैं,
अपने आप आंसू आने लगते हैं, इसका मतलब रेटिना कमजोर हो रहा है, जिंक कमजोर कम है। तो अब हम जिंक की बात करेंगे। जिंक एक ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन हर सेल्स को काम करने के लिए चाहिए और हमेशा चाहिए। और जिंक की कमी से सैकड़ों बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आई साइट वीक हो जाना। आई साइट में इसका रोल होता है। अभी आपको पता चले कौन कौन से काम करता है जिंक। ठीक, तो क्या क्या जिंक करता है, जिंक क्यों महत्वपूर्ण है। चाहिए बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन रोज चाहिए। तो आप देखिए, जिंक की कमी से होती बहुत सारी समस्याएं हैं। इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। मतलब ये पौरुष यौन समस्या है, नपुंसकता हम कह सकते हैं इसको। अब जब जिंक की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है। और ये दोनों को इफेक्टेड करती है, मेल फीमेल दोनों को। महिलाओं में भी कंसीव करने की प्रॉब्लम आती है जब जिंक की कमी होती है। और पुरुषों में स्पर्म काउंट कम हो जाता है या वीक हो जाता है। ये बहुत बड़ा रीजन है नपुंसकता के पीछे। तो जिंक की कमी हमारे बॉडी में होती है। और जिंक क्या करता है, जिंक जो है ना हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण बढ़ाता है, प्रोटीन का निर्माण बढ़ाता है। और प्रोटीन से ही सारे अंगों का निर्माण होता है। बाल नाखून सब कुछ, सबका निर्माण प्रोटीन से होता है। जितनी भी हमारी मसल्स हैं सबका निर्माण प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में भी जिंक मदद करता है। तो अगर हमें शरीर में प्रोटीन की मात्रा को सही रखना है तो भी हमें जिंक लेने की आवश्यकता है, जिंक लेना चाहिए। लोग यहाँ जब लिखा जाता है कि अब तुम्हें जिंक लेना है, तब वो जिंक लेते हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट के बारे में सही से जानेंगे तो आप अपने आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहेंगे। तो एक ये प्रॉब्लम थी, जिंक की कमी से ये एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं हो पाता है, और घाव भरने में भी समस्या होती है जब जिंक की कमी होती है। जब शरीर में जिंक की कमी होती है तो घाव भरने में भी बहुत दिक्कत होती है, बाउंड हीलिंग में भी दिक्कत होती है। इसके बाद बाउंड हीलिंग, ब्लड स्टेबिलिटी, नॉर्मल टिश्यू फंक्शन एंड एड्स इन द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फास्फोरस। जो फास्फोरस होता है ना, फास्फोरस, फास्फोरस किसके लिए जरूरी होता है, हड्डियों के लिए। फास्फोरस हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब शरीर में जिंक की कमी होती है तो फास्फोरस का संश्लेषण नहीं होता, मतलब मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइज नहीं होता है, पचता नहीं है, चयापचय नहीं हो पाता फास्फोरस का। फास्फोरस जो है मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है जब जिंक की कमी होती है। तो फास्फोरस मेटाबोलाइज हो और हमारी हड्डियों को सही से मिले, इसके लिए जिंक की आवश्यकता होती है। हमें क्या लगता है कि जिंक, फास्फोरस कम हो गया तो फास्फोरस ले लेंगे, लेकिन अगर जिंक रहेगा तो फास्फोरस का मेटाबोलाइज सही हो पाएगा, चयापचय सही हो पाएगा। और जब तक मेटाबोलाइज सही नहीं होगा तब तक जिंक हम लेंगे, फास्फोरस लेंगे भी तो शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसलिए जिंक बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जो दांतों में प्लाक बनते हैं, प्लाक, प्लाक बन जाते हैं ना दांतों में, मतलब दांतों में छेद जैसे हो जाते हैं, उसमें भी जिंक की कमी की वजह से होता है। जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है प्लाक बनने में। जिंक की कमी जो होता है प्लाक बनने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। इसके बाद जिंक की कमी से जो हमारा जो टेस्ट बड्स होती है, टेस्ट बड्स भी मर जाती हैं, मतलब खाने का स्वाद नहीं मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, बुखार आने के बाद खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, खाने का कोई टेस्ट नहीं आता है, कड़वा कड़वा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि टेस्ट बड्स जो होती है ना, जो हमारे जीभ में बहुत सारी टेस्ट बड्स होती है जिनसे हमें खाने का स्वाद मिलता है, वो मर जाती है। तो जब कभी किसी को बुखार आया हो और वो कहता है मैं खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिंक खोल के उसके जीभ में डालिए और उससे कहिए जिंक
जीभ को चारों तरफ चलाइए और जिंक उसको रोक के रखिए मुंह में, तो बहुत जल्दी स्वाद आ जाता है, टेस्ट बड्स वापस आ जाती है। तो जिंक की कमी से एक तो स्मेल की प्रॉब्लम भी आती है, आपको सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, स्मेल नहीं मिलती है। इसके बाद लिबिडो फॉर्मेशन, मतलब लिबिडो, ये भी एक वही होता है, अ, अ, पुरुष यौन समस्या से संबंधित होता है, उसको भी बढ़ाता है जिंक, और जिंक की कमी से वो समस्या बढ़ जाती है। अगर जिंक कम होगा तो लिबिडो कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिंक जिंक जो होता है लिबिडो बढ़ाने में मदद करता है, और टेस्ट को बढ़ाता है, टेस्ट बड को जिंदा करता है। और जिंक क्या करता है, जिंक जो होता है स्किन को रिजुवनेट करने का काम करता है, हील भी करता है, रिजुवनेट भी करता है। रिजुवनेट का मतलब क्या होता है, मतलब अ, पुनर्नयन कह सकते हैं, रिजुवनेट, नया करने का काम करता है, स्किन को नया करने का काम करता है जिंक। इसके बाद क्या करता है, सेफ फ्रॉम यूवी रेज, और जिंक क्या करता है, जो हमारी स्किन होता है इसको यूवी रेज से बचाने का काम करता है। यूवी रेज का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, और अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से स्किन कैंसर होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाने का भी ये काम करता है। आपने देखा होगा मार्केट में जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आते हैं उनमें कुछ में विटामिन ई और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और जिंक जो एक्ने होते हैं ना, एक्ने और पिंपल, उनको भी खत्म करने का काम करता है। इसके बाद डैंड्रफ को भी खत्म करता है, और सर में जो खुजली होती है उसको भी ये खत्म करता है, सर की खुजली, डैंड्रफ। इसके बाद जो जिंक होता है, जिंक का रोल जो होता है ना, जिंक जो होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जिंक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और ये क्या करता है, इंसुलिन सेक्रेशन बढ़ाता है। इसीलिए अगर आपको इंसुलिन फॉर्मेशन बढ़ाना है या बीटा सेल्स को रिजनरेट करना है, तो जिम्निमा के साथ जिंक भी दिया जाता है, जिम्निमा के साथ में जिंक दिया जाता है। तो ये क्या करता है, एक तो ब्लड शुगर को कंट्रोल भी करता है और इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ाता है। जब जिम्निमा के साथ जिंक देते हैं तो इंसुलिन का सेक्रेशन भी बढ़ाता है, यानी इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाता है, और हार्ट हेल्थ को भी अच्छा करता है। जिंक की कमी से हार्ट डिजीज जो होता है ना, हार्ट डिजीज वर्ल्ड में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और नियर अबाउट 33% डेथ जो होती है वर्ल्ड वाइड, 33% डेथ जो डेथ होती है वो हार्ट हेल्थ की वजह से होती है, यानी हार्ट की वजह से होती है। हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, इसकी वजह से नियर अबाउट 33% मौतें वर्ल्ड वाइड होती है। जिंक हार्ट डिजीज को डेवलप होने में या हार्ट डिजीज को रोकने में बहुत मददगार होता है। और एक सर्वे है जिसमें यानी 24 अध्ययन है, 24 स्टडीज हैं, जिसमें ये पाया गया कि जिंक सप्लीमेंट जो होता है, आ, जो एलडीएल होता है ना, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हार्ट हेल्थ के लिए जिम्मेदार होता है, हार्ट को एलडीएल की वजह से लोगों को हार्ट अटैक होता है। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी यानी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो 24 अध्ययनों में ये प्रूव किया गया है कि जिंक जो होता है एलडीएल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है, यानी और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, और ट्राइग्लिसराइड की वजह से, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल की वजह से हार्ट डिजीज बढ़ रही है। तो इस तरह से ये हार्ट डिजीज को रोकने में भी मददगार होता है। इसके बाद जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला, डायस्टोलिक होता है नीचे का, सिस्टोलिक होता है ऊपर का। तो जो सिस्टोलिक वो होता है ब्लड प्रेशर, उसको कम करने का भी काम जिंक करता है। इसके बाद जो मेकुला का डिजनरेशन होता है,
यानी मेकुलर का डिजेनरेशन होगा तो कौन सी बीमारी होगी? जब मेकुलर का डिजेनरेशन होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, कौन सी बीमारी होगी, कौन बताएगा? तो मेकुलर का डिजेनरेशन होता है। बताइए जल्दी, कौन बताएगा? क्या फायदा सुनने से? मोतियाबिंद होता है। हाँ, मोतियाबिंद होता है, यानी कैटरेक्ट हो जाता है, इंग्लिश में कैटरेक्ट कहते हैं। तो ये जो एएमडी होता है ना, एज रिलेटेड मेकुलर डिजेनरेशन, उसको भी रोकता है एएमडी, यानी मेकुलर का डिजेनरेशन रोकता है। और मेकुलर का डिजेनरेशन जब बढ़ता है तो विजन लॉस पैदा हो जाता है, आई साइट, तो विजन लॉस को भी रोकता है। इसके बाद, और एएमडी के लिए अगर ये रिकमेंडेड डोज है, अगर 50 mg रोज जिंक सल्फेट आप लेते हैं डेली, कम से कम 3 महीने, 50 mg जिंक सल्फेट डेली कम से कम 3 महीने तक लेंगे, तो एएमडी की समस्या आपकी रुक जाएगी, एएमडी की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। इसके बाद, और इसका यूज कहाँ पर होता है? जैसे कॉमन कोल्ड होता है, जल्दी जल्दी लोगों को जुकाम हो जाता है, जुकाम होता है, एलर्जी होती है, कहते हैं मैं इससे एलर्जी हो गई, बोले धूप से एलर्जी हो रही है, कहीं धूल से एलर्जी हो रही है, डिप्रेशन जैसी स्थिति बन रही है। तो कॉमन कोल्ड, डिप्रेशन, एलर्जी, इन सब से भी बचाता है जिंक। इसके बाद एडीएचडी एक प्रॉब्लम होती है, एडीएचडी। एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, एक डिसऑर्डर होता है। मतलब आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जिनमें बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम है, जो बहुत ओवर एक्टिव है, एक प्रॉब्लम है एडीएचडी। जैसे किसी, अब जैसे ओवर एक्टिव का मतलब जैसे कंसंट्रेट नहीं हो पाते, कंसंट्रेट किसी चीज में नहीं, थोड़ी देर कंसंट्रेट करते हैं फिर हट जाते हैं, किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते। तो ये एडीएचडी की प्रॉब्लम ये बच्चों में होती है। तो जिंक अगर देंगे तो एडीएचडी की प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे। इसके बाद जिंक, जिंक के बहुत सारे यूज हैं। जैसे बच्चों में या कहीं भी रेसेस हो जा रहे हैं, जैसे बच्चों में डायपर के बाद रेसेस हो जाते हैं, तो जिंक को अगर आप स्किन पे लगाएंगे, एक तो खाने से भी वो समस्या खत्म होती है, खाने से तो समस्या खत्म होती है, क्योंकि जिंक जो है ब्लड में जाती है, ब्लड के साथ हर सेल्स में, हर वेन्स में, हर सब जगह पहुंच जाती है। और अगर ज्यादा है तो जिंक को हम त्वचा पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, या जो टियान्स का जो आपका हेयर ऑयल है उसके साथ मिला के जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रेसेस खत्म कर देता है, ये काम करता है। इसके बाद जैसे स्टमक अल्सर होता है, स्टमक अल्सर, पेट में अल्सर हो जाता है, उसके लिए भी जिंक बहुत अच्छा काम करता है। लिप्रोसी, लिप्रोसी लिप्रोसी जो होता है, लेप्रोसी मतलब जिसे कोढ़ कहते हैं, कोढ़, जनरली लोग कोढ़ कह देते हैं, या कोढ़ होता है, या एक और इसको एक नाम दिया जाता है, स्किन से ही रिलेटेड होता है, अकौता गांव में कहते हैं। उस प्रॉब्लम से भी जिंक बचाता है, लेप्रोसी से। और जितनी एंटी लेप्रोसिक दवाइयां बनाई जाती सब में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। लूज मोशन, डायरिया, इसमें भी जिंक का बहुत अच्छा रोल। और आप समझिए, अगर किसी को लूज मोशन हो रहा, डायरिया हो रहा, तुरंत जिंक देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब जिंक नहीं देंगे तो और दूसरी समस्याएं, यानी क्रिटिकल समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। निमोनिया के लिए जिंक बहुत अच्छा काम करता है, निमोनिया, वही कोल्ड एंड कफ के लिए, लेकिन निमोनिया एक अलग चीज है। निमोनिया में तो लंग्स पूरी तरह से जकड़ जाते हैं, तो निमोनिया की स्थिति में जिंक के साथ में कॉर्डिसेप्स दे सकते हैं, निमोनिया में कॉर्डिसेप्स के साथ जिंक दे सकते हैं, जिंक के साथ कॉर्डिसेप्स भी दे सकते हैं। इसके बाद, इसके बाद जो प्री टर्म बर्थ होता है, प्री टर्म बर्थ होता है, जैसे वो कहते हैं ना, इमेच्योर बेबी होते हैं ना, पैदा हो जाते हैं, जैसे कम समय में बच्चे पैदा हो जाते हैं, प्री मेच्योर बेबी, उसमें भी जिंक का बड़ा रोल होता है। तो जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान जिंक का इस्तेमाल करते हैं, उनमें
ये प्री मेच्योर बेबी की समस्या नहीं होती, कम समय में बच्चे पैदा नहीं होते प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक बीमारी होती है स्किल सेल एनीमिया। स्किल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी होती है जिसे रक्त अल्पता भी कह सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो बोले हम चाहे कुछ खाते रहे लेकिन हमारा हेमोग्लोबिन 9 से ऊपर नहीं जाता, 10 से ऊपर नहीं जाता। ये स्किल सेल एनीमिया, स्किल सेल डिजीज, इसमें भी जिंक बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद जैसे आपको वो हो जाता है ना, गोखरू जैसे हो जाते हैं, गोखरू में भी जिंक का बहुत अच्छा रोल है। तो जिंक आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ जिंक काम करता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमें जिंक की आवश्यकता है कि नहीं। ट्रेस एलिमेंट है, बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हर क्षण चाहिए, हर समय ब्लड को जिंक की आवश्यकता होती है काम करने की। इस तरह से जब हम और प्रोडक्ट की जब प्रोडक्ट के बारे में वास्तव में हमें ये पता चल जाता है कि क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता होती है, तो फिर हमें ये पूछना नहीं पड़ता कि हम कब जिंक लेंगे, कब ये लेंगे, कौन सा सप्लीमेंट कब लेंगे। तो आप अपने हिसाब से अपने आप से कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते रहें। इसलिए प्रोडक्ट की जानकारी हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और जब भी सेशन तो कोई भी हो, हमेशा अपना पैड, राइटिंग पैड और पेन लेके बैठना चाहिए। पता नहीं कौन सी चीज, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि जो चीज आज हम बता रहे हैं हो सकता है अगली बार वो हमारे दिमाग में ना आए, ये भी होता है। तो जब आप राइट डाउन करते हैं तो हम कभी मौका लगा तो हमने उठा के देख लिया, पढ़ लिया, तो हमें वो रिवाइज हो जाता है। तो थैंक यू अंकित जी, आज 2 प्रोडक्ट का सेशन हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग पैनल पर थे, और जो नहीं है उन्होंने अपना बड़ा लॉस किया। लोगों को आना चाहिए, और उससे भी ज्यादा उन लोगों को लॉस है जो अपनी टीम को लेके नहीं आते हैं, अकेले ज्वाइन होते हैं, उनका बड़ा लॉस होता है। तो एक छोटा सा काम आप सब लोग कर सकते हैं, मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले आप कॉल कर सकते हैं। सबको करना चाहिए, हमने कई लोगों को किया था, उसमें कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया। जिंक